छोटे शेयरों की छलांग, इसमें हम बात करेंगे उन सभी छोटे शेयरों की मिड कैप स्टॉक्स की जहां पर कि आपके सवाल हैं। अंबर सिंघा जी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। शरद सर आपका गुड मॉर्निंग अंबर जी, और ये पूछ रहे हैं सर आईआरसीटीसी को बाय करना है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, और कब और किस लेवल पर करना चाहिए आईआरसीटीसी को। जी। तो देखिए आईआरसीटीसी को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और आपको रुकना चाहिए। हो सकता है आपको 730 से ले 720 प्रिसाइजली, ये वो जोन है 720 का, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। उस जोन में आ जाए स्टॉक तो बिल्कुल आप इसको बाय कीजिएगा। बहुत अच्छा बाइंग जोन बनेगा वहां पर आपके लिए। और इसके बाद देखिए बड़ा मूव तब आएगा जब ये कहीं 800 रुपए के ऊपर, 806 रुपए प्रिसाइजली उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा 950 रुपए की तरफ। तो अभी थोड़ा वेट करें, 720 के पास आए वहां पर आप एक बार बाय करें, या किसी भी परिस्थिति में आपको अगर 800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, सस्टेन करे, तब आप बाय करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो नैम इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, निप्पॉन एसेट के बारे में। क्या करना चाहिए उनको। इन्होंने 774 की बाय किए हुए हैं सर, सुदीप जी हैं। जी। तो देखिए अगर आप निपॉन एसेट को देखिए, नंबर बहुत बढ़िया आए थे सेकेंड क्वार्टर में। एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन सभी के अच्छे नंबर्स थे और बहुत अच्छे ट्रेंड में है स्टॉक। एक अच्छी अच्छी ट्रेजेक्टरी में स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 730 के पास एक बहुत अच्छा बेस है। पिछले 2 सप्ताह में गिरावट नहीं आई है, ये बेसिकली साइडवेज मूव है। तो मुझे लगता है बिल्कुल 730 के पास एक अच्छा बेस है। अगर ये स्टॉक कहीं आपको, चूंकि बाजार बेरिश है तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा नीचे मत खरीदिए। कहीं आपको स्टॉक या तो नीचे आपको कहीं अचानक से निफ्टी में सेलिंग आती है 690 के पास मिल जाए किसी दिन स्विंग, बिल्कुल पकड़ लीजिएगा, आप बिल्कुल बाय कर लीजिएगा। या अगर बाजार कंसोलिडेट करके 775 के ऊपर निकल जाए तो आप खरीदेगा। टारगेट इसका 860 रुपए से 930 रुपए आप बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है। या 810 का जो पिछला स्विंग आई है इसको तोड़ने की पूरी तैयारी करेगा, या मान करके चले। देखिए जिस तरह के एसआईपी के फ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, मुझे लगता है एक बड़ा मूव, एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रहेगी। तो बिल्कुल 860 930 के टारगेट के लिए मैं बुलिश रहूंगा। जी। अंशुल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर एचपीएल पावर यहाँ पर क्या करना है, और मैनकाइंड फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। जी। तो देखिए बिल्कुल अगर आप हाँ जी, तो देखिए अगर आप एचपीएल पावर सर। जी जी जी, तो देखिए अगर एचपीएल पावर को देखेंगे या आप मैनकाइंड फार्मा को देखेंगे, तो देखिए एक सेकेंड रुकिए, मैं जरा मैनकाइंड का चार्ट पहले खोल लेता हूँ, देन आई विल डिस्कस। जी। तो देखिए हाँ, तो एचपीएल फार्मा के अंदर देखिए अभी यहाँ पर एक बड़ा सप्लाई जोन है 600 रुपए के आसपास। तो अभी इसके अंदर इमीडिएट मूव मत लीजिए। लोअर हाई बना है बड़े चार्ज के ऊपर, पहले 690 के ऊपर रेजिस्टेंस बना, दूसरा रेजिस्टेंस करीब आप देखें तो 620 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस बना है। मुझे लगता है एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है, 495 रुपए तक की गिरावट आपको इसके अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। वहां पर जाकर के आप इसमें खरीदारी कीजिएगा। अगर है तो 495 के आसपास आप मान करके चले, एक बार हो सकता है स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दे। अगर ये 564 के ऊपर सस्टेन कर जाए, जो देखिए आज तो फ्राइडे है, मुझे लगता है तो बिल्कुल 534 के पास ही सेटल करेगा। धीरे धीरे गिरावट बढ़ सकती है, 496 की तरफ जा सकता है। वहां पर आप देखिएगा एक बार स्टॉक सस्टेन करे तो दोबारा एक बार बुलिशनेस आएगी स्टॉक के अंदर। वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, अच्छा डिमांड जोन है स्टॉक के अंदर। जी अगर 564 के ऊपर जाकर के सेटल होता तो मैं थोड़ा सा बुलिश रहता। मुझे लगता है जो उसका पिछला स्विंग हाई है 690 के आसपास का, उसको दोबारा टेस्ट करेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए हो सकता है यहाँ पर बेरिशनेस आपको देखने को मिले ना। जी अगर आप मैनकाइंड फार्मा को देखेंगे तो यहाँ जी जी सर, इनका सवाल एचपीएल पर था। हमने एचबीएल, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ एक मिस्टेक किया, क्योंकि एचपीएल इलेक्ट्रिक है और जी एचबीएल पावर है, तो वो जी, तो दोनों वही थोड़ा सा सेम साउंड करते हैं। तो एक बार एचपीएल इलेक्ट्रिक पर और बता दीजिए, कि शायद लग रहा है कि इनका सवाल में इन्होंने शेयर का नहीं। नाम भी गलत लिख जी दिया है। हाँ, तो देखिए मैंने एसबीएल पावर ही समझा था इसको, लेकिन बिल्कुल सर, मैंने भी फिर वही एच एचबीएल पावर, सो मैंने जी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया आपको। जी, तो मैंने इसीलिए जब आपने एचपीएल दोबारा बोला तो मैंने एचपीएल इलेक्ट्रिक डिस्कस कर लिया। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके सर, लेकिन ये एच बी एल अगर हम देखें तो ये भी 600 रुपये की रेंज का ही है सर। इस पर भी फिर व्यू दे दीजिए।
जी। तो देखिए जी, तो देखिए एचबीएल को भी मैं एक बार डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। एचबीएल इंजीनियरिंग करके आता है सर। जी, 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 जी। तो देखिए तो अगर आप एचबीएल इंजीनियरिंग को देखिए तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का कुछ प्राइस एक्शन है, लेकिन ये रिलेटिवली स्ट्रांग है। अगर आप एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के कंपैरिजन में एचबीएल इंजीनियरिंग को देखिए, यहाँ पर एक रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक मुझे लगता है 615 के पास एक बहुत अच्छा बुलिश बेस है। ये कहीं भी आपको 650 के ऊपर, अभी इसका 637 का भाव है, अगर ये 650 के ऊपर निकल जाए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। नहीं तो मुझे लगता है मैच टू मैच जो आएगा गिरावट वो 615 के आसपास आएगी। कोई भी वाइल्ड स्विंग, बाजार चूंकि वीक है इसलिए मैं आपको देखिए लगातार बोल रहा हूँ, कोई भी वाइल्ड स्विंग आए 587 की तरफ बिल्कुल खरीद लीजिएगा, वो 1-2 घंटे के लिए ही आएगा। तो खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छा स्विंग बनेगा। 500 650 के ऊपर निकलने की स्थिति में 760 और 830 का 825 का टारगेट एचबीएल में मैंने भी दिया हुआ है, रिकमेंडेड है। ये नीचे काफी नीचे के स्तर पर लगभग 565 रुपए की बैंक पे लेवल पे रिकमेंडेड है। टारगेट अभी भी नहीं आया, एक स्विंग हाई आया था करीब 723 738 के आसपास, बट वो 760 का टारगेट नहीं आया। अभी भी पोजीशन रिटेन्ड है। मुझे लगता है बिल्कुल कोई स्विंग बने 587 की तरफ खरीदिएगा। 550 650 के ऊपर निकलने पर 760 830 का टारगेट 1 से 1.5 क्वार्टर का समय आपको लग जाएगा। और एचपीएल में देखिए मैंने आपको अभी व्यू दिया। जी तीसरा मैनकाइंड पावर। जी, मैनकाइंड डिस्कस कर ले संदीप विवेक जी। जी सर, बिल्कुल सर, मैनकाइंड। जी, तो देखिए मैनकाइंड के अंदर बहुत अच्छा बुलिश बेस बना हुआ है 2660 2720 के आसपास। तो वो बुलिश बेस देखिए अच्छे से काम कर रहा है। मुझे लगता है कोई भी स्विंग मिल जाए नीचे की तरफ तो भी बहुत अच्छी बाय बनेगा। बट मुझे लगता है ये बहुत आराम से 3200 रुपए कम से कम टारगेट ऊपर की तरफ खुलता है। और थोड़ा लंबा रखेंगे, क्वार्टर का समय देंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी स्ट्रेंथ है। 3620 तक के टारगेट इसमें पोजिशनली खोल सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है मैनकाइंड फार्मा में बने रहना चाहिए। थोड़ा प्राइस रिजेक्शन है इस वीक में, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिले या कंसोलिडेशन देखने को मिले अगले 2 से 3 वीक में। घबराने की जरूरत नहीं है। 2660 2720 जब तक इस जोन को तोड़ के नीचे ना जाए पोजीशन मत काटिएगा। मैक्स टू मैक्स इसी जोन में कंसोलिडेट कर जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पांडुराम मोते जी, इनका सवाल सर, विशाल मेगामार्ट और त्रिवेणी टरबाइन में है, क्या करें? जी, तो देखिए बिल्कुल अगर अगर विशाल मेगा मार्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है, देखिए विशाल मेगा मार्ट को लेकर के मैं थोड़ा सा अप्रेंसिव हूँ। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पैसा चला गया प्रमोटर्स के पास। तो देखिए साहब ऐसा है कि अब आने वाले समय में जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड क्या रहेगा, उसका मार्जिन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब अगले क्वार्टर का नतीजा आएगा तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। या इस तरह की कोई घोषणा कंपनी करती है तो ज्यादा समझ में आएगा। जो इन हाउस प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप वीमार्ट को देखिए वो भी ब्रेक इवन पर नहीं है। तो आप डीमार्ट को देखिए, वहां पर ऑनलाइन सेल से अलग स्ट्रगल चल रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जोमेटो और जोमेटो देखें तो आप स्विगी देखो ज्यादा हावी है। आप वहां पर कोई कॉमर्स के से बड़ा कंपटीशन है। तो देखिए मुझे लगता है विशाल मेगा मार्ट में आप चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट पे अगर देखिए तो अच्छा सपोर्ट बना हुआ है कहीं करीब 97 रुपए से 100 97 98 98 रुपीज पर अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जब तक वो जोन ना तोड़े अगर आप हैं बने रहे साहब। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर खींच लीजिए। आप 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। बड़ा जो रेजिस्टेंस है 115 रुपए के आसपास है, जब तक वो नहीं निकलेगा एक बुलिश मूव आपको ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। 115 के ऊपर की तरफ निकल जाए तो आपको एक स्विंग 125 130 की तरफ देखने को मिल जाएगा। जी, तो सर यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी। एक हमारे दर्शक हैं साईनाथ जी, ये पूछ रहे हैं रॉकिंग डील सर, 1000 शेयर हैं, 550 रुपये के, 800 का टारगेट है, 1 साल का व्यू है, जा सकता है क्या? विवेक जी फिर से स्टॉक का नाम बताइएगा। सर रॉकिंग डील। जी जी। तो देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ चार्ट पर राय दे रहा हूँ। देखिए चार्ट इसका ये बहुत साफ बोल रहा है कि एक स्ट्रेंथ बन रही है, स्टॉक के अंदर चलने की तैयारी कर रहा है। एक बहुत अच्छा बेस 430 के आसपास इसका बन गया है। 520 के पास एक बड़ा सप्लाई इसके अंदर देखिए बना हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक ऐसे ही 520 के ऊपर निकालेगा
वैसे ही आपको देखिए एक बड़ा मूव इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि देखिए जो B2B कॉमर्स के अंदर कंपनी का काम है, मुझे लगता है ठीक ठाक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। इनकम करीब 36% वाई बढ़ती हुई दिखाई दी है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे तो सीजनैलिटी थोड़ी सी सीजनल इम्पैक्ट देखने को मिला है। H1 में आप देखेंगे थोड़ा सा रेवेन्यू प्रोपोर्शनली ग्रो नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का मानना है फेस्टिव सीजन के दौरान एक बार अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है स्टॉक के प्राइस के अंदर ये चीजें धीरे धीरे डिस्काउंट हो रही हैं। स्टॉक में अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है। 440 के पास, 430 के पास माफ कीजिए, अच्छा सपोर्ट बना है। 520 के ऊपर ये निकल जाएगा स्टॉक जल्दी ही, और आपको 600 रुपए तक के टारगेट यहाँ देखने को मिलेंगे। 600 रुपए जाने के बाद वहां पर कैसा प्राइस कंसोलिडेशन होता है देखने वाली बात है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राहुल रे जी, रिलायंस के बारे में पूछ रहे हैं सर। ये कह रहे हैं कि आफ्टर बोनस सेल एवरेज किया था 926 पर, आई थिंक अब कौन से रेंज पर ऐड कर सकता हूं। और दूसरे हमारे दर्शक हैं राशिद अंसारी जी, वो भी रिलायंस पर ही पूछ रहे हैं। उनके पास 1360 रुपये के हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि गिर रहा है, क्या करें। वैसे मैं प्रशांत सर से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सर आप बता दीजिए कुछ लेवल्स, किन लेवल्स को फॉलो करें अब रिलायंस पर। जी, तो देखिए रिलायंस और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पर एक पिक्यूलियर प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बुलिश हैरवी पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर, जो आज क्लोज दे देगा। उस कंडीशन में क्या है कि आप सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपके लिए वॉइड हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वीक का लो है वो 1200 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज में बनता है, उसी को आप स्टॉप लॉस लगा करके बने रहे। मुझे लगता है यही ज्यादा ठीक होगा। कोई भी स्विंग आए, जब तक 1200 रुपए के नीचे क्लोज ना दे कोई किसी दिन, तब तक आप पोजीशन मत काटिएगा। इंट्राडे में पोजीशन मत काटिएगा, जब तक डेली क्लोज 1200 के नीचे ना मिले मत काटिएगा। तो देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा पैटर्न बना है दोनों स्टॉक्स के अंदर। 1256 के ऊपर जैसे ही निकलेगा रिलायंस, एक अच्छी रैली आपको कहीं मान के चले कम से कम 1295 1350 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकता है बॉटमिंग आउट सिग्नल हो, तो बिल्कुल इसको प्ले करना चाहिए। 1200 रुपए के पास एक स्टॉप लॉस रखिए। जी, काफ़ी दिनों बाद सर पेटीएम पर कोई सवाल पूछ रहे हैं, सुशील आनंद जी हैं। इन्होंने 980 रुपये के पेटीएम लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए पेटीएम को बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल पेटीएम को होल्ड करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक क्वार्टर मैनेजमेंट का मानना है सब कभी ना कभी हम प्रॉफिटेबल इसी साल में करके देंगे। तो और अदरवाइज भी देखें तो एक अच्छा ट्रैक्शन इनको दिखाई दे रहा है, भले वो थर्ड पार्टी सेल्स आप इंश्योरेंस सेल्स देखें या अदरवाइज देखें, जितना भी है वहां पर भी एक अच्छा दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट देखिए जितने भी इनके क्लाइंट्स डेड हो गए थे वहां पर भी इन्होंने काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 620 रुपए पे मैंने राय दी थी, यही टारगेट था 900 900 786, इसके बाद 900 990, क्योंकि 990 जो है बेसिकली पहले 786 था, फिर रिवाइज होकर 990 हो गया। 990 जो है ट्रिपल टॉप बन रहा है जनवरी 2022, अक्टूबर 2023 और अब देखिए दिसंबर 2024। तो इस जोन के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जारी है पिछले 3 सप्ताह से। मुझे लगता है इस जोन को निकाल देगा तो 1380 तक के टारगेट आपको पेटीएम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इस जोन में जब कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 3 सप्ताह में, तो एक बेस बन जाता है 945 रुपए के आसपास। जब तक ये बेस नहीं तोड़ेगा पेटीएम, तब तक शॉर्ट नहीं बनता। मुझे लगता है बिल्कुल एक चांस लेना बनता है। ऊपर निकल थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मान करके चलिए आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन एक बार ऊपर अचानक तेजी से निकलेगा तो इसके बाद आपको पकड़ना मुश्किल होगा। फिर 1380 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल कोई ऐसा रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है ऊपर की तरफ, करीब 38-40% का रिवॉर्ड है। बिल्कुल पेटीएम के अंदर बने रहना चाहिए। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं जयपुर से, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैंने हिंदुस्तान कॉपर के 300 शेयर लिए हैं 333 की रेट पर। ओके, 1-1.5 साल तक सर होल्ड कर सकता हूँ, एवरेज क्या करना चाहिए। कल तो काफ़ी गिरा था ये काउंटर। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें चल रही थी, जिसकी वजह से ये कल सारे ही कॉपर काउंटर्स में गिरावट देखने के लिए मिली। और दूसरा एक और भी खबर आ रही है कि जो इनका जो की कॉम्पिटिटर था वेदांता, उनका कॉपर प्लांट 2018 से बंद चल रहा था,
तमिलनाडु में स्ट्राइक की वजह से जो वहाँ के वर्कर थे, अब वो प्लांट शुरू होने की बात हो रही है। तो जो 6 साल जो इन्होंने एक बढ़िया पीरियड निकाला हिंदुस्तान कॉपर ने, वो थोड़ा सा अगर प्लांट खुल जाता है तो शायद सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। शरद सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, बहुत सारे न्यूज फ्लोज हैं। एक तो सेफगार्ड ड्यूटी स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर सरकार लगा सकती है, ये भी एक न्यूज फ्लो है। अदर देन दैट अगर आप देखेंगे तो सब पर ये तो जिस कॉपर बनाती है, कॉपर में नहीं लगेगी सेफ गार्ड, वो तो जी स्टील की जी बात हो रही हाँ है केवल। जी जी जी, तो मैं ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात कर रहा हूँ जी। जी सर, तो ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अगर हिंदुस्तान कॉपर को आप देखेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल जो चार्टिकली दिख रहा है वो काफी वीकनेस दिख रही है। 280 और 285 इस जोन के ऊपर देखिए एक बड़ा सप्लाई जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि देखिए कुछ दिन पहले न्यूज फ्लो आया था कि जो चाइना है वो एक्सपोर्ट्स को कर्ब करना चाह रहा है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट ये सब चीजें चल नहीं रही है, स्टॉक में लगातार एक वीकनेस बनी हुई है। 280 285 पे बड़ा सप्लाई जोन है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। स्टॉक में गिरावट हो सकता है, बढ़ती हुई दिखाई दे। आपको 240 रुपए की जोन में भी 244 रुपए प्रिसाइजली अगर इसका सपोर्ट बनता है तो वहां तक भी आपको एक गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। जबकि निफ्टी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है नीचे प्रोप्राइटरी के जोन में। इसके बावजूद अगर हिंदुस्तान कॉपर वीक है और वीकली क्लोजिंग वीकली लो के आसपास करने जा रहा है, मतलब समझिए काफी वीक है। 244 रुपए के आसपास तक इसमें गिरावट आ सकती है। स्टॉक कहां सस्टेन करेगा, अगर आप सस्टेनेंस देखें तो अगर 244 टूट जाएगा तो हो सकता है 215 218 तक भी आपको एक बार गिरावट देखने को मिल जाए। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा जी सर, कॉशियस रहने की ज़रूरत है आपको। रितु शर्मा जी का सवाल है, सिगाल आईपीओ के शेयर पड़े हुए हैं सर, लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट रखें? जी। तो देखिए सिगाल के अंदर देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का एक कंसोलिडेशन बेस बना था पिछले 6 सप्ताह में, वो करीब 320 रुपए के पास एक अच्छा बेस बना है। मुझे भी लगता है कि अभी इसमें ऊपर की तरफ मूव आना बाकी है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं 390 410 की ट्रेजेक्टरी में इसको जाना चाहिए, वो कम से कम इसका टारगेट ऊपर की तरफ बनता है। तो अभी जो है आप ये मान करके चलें सपोर्ट करीब करीब 324 330 के आसपास है। स्टॉक उसके नीचे नहीं खिसकना चाहिए। पिछले 3 वीक में एक सप्लाई जोन बना है, पर स्टॉक एक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर के दोबारा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाएगा। मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। 320 के पास एक अपना स्टॉप पोजीशन स्टॉप लॉस डालिए, जब तक उसके नीचे ना क्लोज हो पोजीशन मत काटिएगा। जी, रघुवीर जी पूछ रहे हैं सर, अदानी विल्मर 480 तक चला जाएगा क्या, टारगेट है क्या इसका? सर ये अदानी विल्मर चल भी रहा है 2-3 दिन से ना, देखिए अदानी रिजल्ट अच्छे आए थे कंपनी के, ठीक है, ये मान करके चलिए। तो यहाँ पर Q2 में रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, इसके बाद स्टॉक चला नहीं। तो वो ऑल क्रेडिट गोज टू द न्यूज व्हिच वाज फ्लोइंग अराउंड अडानी ग्रुप। सो आई सपोज कि देखिए एक अच्छा बेस है 280 रुपए के आसपास, लेकिन अभी भी नेगेटिव करंट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज 36 रुपए के पास इसके ऊपर 360 रुपए आपकी 360 रुपए के आसपास से बना हुआ है। जो नया सप्लाई जोन बना है वो करीब 340 रुपए के आसपास है, अभी 318 का भाव है। लेकिन मुझे लगता है जैसा पिछले 3 सप्ताह का जो बेरिश पैटर्न था उसको आज ब्रेकआउट दिया इस वीक के अंदर, तो बुलिशनेस है। मुझे लगता है पुल बैक 340 रुपए की तरफ बिल्कुल इसमें पॉसिबल है, इसको प्ले किया जा सकता है। 310 रुपए के ऊपर एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो 340 से 360 मुझे लगता है ये एक मूव बिल्कुल अडानी विल्मर में पॉसिबल है। जी, सहाना शेट्टी जी पूछ रहे हैं, डिजिटल इंश्योरेंस क्या लगता है अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए सर? फिर से नाम बोलिएगा विवेक जी। सर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जी जी, तो देखिए हाँ जी, तो देखिए नई लिस्टिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 310 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, उस जोन को स्टॉक को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहां पर देखिए जो जीएसटी को लेकर के डिस्कशन हो रहा था वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक उस पर कोई आउटकम नहीं आया है। तो एक स्टॉक में भी देखिए कंसोलिडेशन जारी है। 310 के पास एक सपोर्ट बनाएगा, 310 के नीचे जाकर के कभी भी आपको क्लोज मिले 2-3 दिन तब आप पोजीशन काटिएगा। बड़ा सप्लाई जोन देखिए 340 के आसपास बना हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन इसके अंदर हो सकता है, अभी और कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 340 रुपए के ऊपर निकलने की स्थिति में आपको कम से कम 380 रुपए तक का टारगेट यहां मिलेगा। जी,
मोहम्मद जुनैद जी पूछ रहे हैं सर, पीएन गाडगिल ज्वेलरी वाला जो शेयर है इसको बाय कर सकते हैं क्या? कोई सजेशन है आपका? जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप पीएन गार्डगिल के रिजल्ट्स को भी देखें और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे। अदरवाइज भी मैनेजमेंट का मानना है कि डिमांड अच्छी है गोल्ड की, ऑफ सीजन में भी डिमांड अच्छी है। तो मुझे लगता है कि 692 रुपए का भाव है, एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 675 रुपए के आसपास। तो बने रहना चाहिए। पिछले 5 सप्ताह में आप देखेंगे तो 625 पर अच्छा बेस बना है, इसका 675 के पास बना है, तो अभी आप 675 को एक बेस मान करके चलिए। अभी करीब 692 का भाव है, जब तक 675 के नीचे क्लोज ना करे पोजीशन मत काटिए। अगर 675 के तक क्लोज करे तो आपको 625 के आसपास दोबारा बाइंग मिलेगी। मुझे लगता है सिलेक्टिव गोल्ड कंपनीज में एक अच्छा मूव बना रहेगा। पीएन गार्डगिल है, ठीक है, पीसी जूलर है, इन सब में अच्छा मूव आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे नतीजे रहेंगे, अच्छा मूव बना रहेगा। रोबस्ट मूव पहले ही आ चुका है तो उतना बड़ा ट्रैक्शन नहीं रहेगा, बट इट विल गिव ऑलमोस्ट, आप समझिए अच्छा डेल्टा इंडेक्स के ऊपर आपको मिलेगा। अगर आप पोजिशनली होल्ड कर जाते हैं तो 675 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जो बड़ा सप्लाई जोन है वो 725 के आसपास है। जब 725 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको दोबारा 800 825 के टारगेट एक बार देखने को मिलेंगे। एक क्वार्टर का समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है। सतवंत राठौर जी का सवाल है, सियाराम सिल्क पर सर 880 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि जो अपैरल इंडस्ट्री है उसका एक अच्छा ट्रैक्शन, उसके अंदर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ है। तो यहाँ पर बिल्कुल देखने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको रहना चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छा मूव आने वाले समय में भी आपको देखने को सियाराम इंडस्ट्री में मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। तो आपको ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर बता दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर देखिएगा 2026 से अभी जो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो करीब $197 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है, मार्केट साइज है, जो बड़ी मान करके चला रहा है $350 बिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। तो अक्रॉस द इंडस्ट्री आप देखेंगे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है इसके अंदर भी आपको, सियाराम सिल्क में भी आपको बने रहना चाहिए। पिछले 2 सप्ताह में एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है 1200 रुपए के आसपास से। स्टॉक में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, हो सकता है स्टॉक आपको गिर करके कहीं 800 रुपए, 830 रुपए की ट्रेक्टरी में भी आता हुआ दिखाई दे, बट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। कोई भी बाजार की गिरावट आती कहीं आपको 688 के आसपास का डिप मिल जाता है, 888 का भाव है, बिल्कुल खरीदिएगा, वो कुछ ही समय के लिए आएगा और आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दोबारा देगा स्टॉक। ये जैसे स्टॉक 1050 के ऊपर निकलेगा, अभी 888 का भाव है, ये अगला स्विंग आपको करीब 1400 रुपए, 1380 रुपए तक देगा। तो बिल्कुल सियाराम सेगमेंट में बने रहना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, नीलेश पटेल जी, ये पूछ रहे हैं आईएफसीआई में क्या करें, इसमें कुछ बताएं सर। और वैसे भी आईएफसीआई में सर 2 खबरें थी। एक था कि गवर्नमेंट शायद इंटरेस्टेड नहीं है इसके बिज़नेस को रन करने के लिए, ख़ास तौर से एनबीएफसी बिज़नेस को, लेकिन गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अभी इसको शायद टाइम भी देना चाहती है। सर कैसे देखें आईएफसीआई को? जी, तो देखिए इसी सेगमेंट में आप देखें, आईएफसी देखें, आरईसी, पीएफसी देखें, एडा देखें, बढ़िया नतीजे इन सब ने दिए थे। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर काउंटर को अगर आईएफसीआई को देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है। मुझे लगता है कि जो अगर एलियट वेव में देखूं तो मुझे लगता है जो अगला स्विंग है 48 रुपए के आसपास का जो बेस बना है, उसका मूव करीब 70 से 75 रुपए के आसपास का आता है। तो भी कंसोलिडेशन का दौर इसके अंदर बिल्कुल जारी है। 57 टू 59 यहाँ पर एक अच्छा बेस देखिए बना हुआ है। मुझे लगता है ये बेस बिल्कुल काम करेगा। स्टॉक अगर कोई बुलिश मूव बनेगा तो 64 रुपए के ऊपर बनेगा, 60 रुपए का भाव है। जब कभी 64 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको कम से कम 75 रुपए और ऊपर 80 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल बुलिशनेस बनी हुई है। बेस जो मैंने आपको बताया 57 से 59 है, मतलब 57 टू 59 है, उसके नीचे जाए तभी आप पोजीशन काटने की सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं निहाल उपाध्याय जी, ये पूछ रहे हैं जोमेटो पर सर फ्रेश बाइंग बनती है क्या? अभी नहीं बनती, काफी चल गया है। देखिए जोमेटो अच्छा खासा मूव आपको जोमेटो में ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो मुझे लगता है काफी कुछ चीजें प्राइस इन है। अब अगला क्वार्टर जैसे रिजल्ट बाजार देखना चाहेगा तो मुझे लगता है गिरावट जो अभी बनी है वो आपको हो सकता है 260 और नीचे फिर 250 तक का लेवल हो सकता है आपको देखने को मिले।
कोई भी गिरावट मिलती है तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें खरीदारी करना चाहिए। ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई दो राय नहीं है। कहीं आपको 240 250 के बीच में कोई भी स्विंग लो बनता है, बहुत अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे लगता है लंबी अवधि में करीब एक क्वार्टर का समय देंगे तो स्टॉक आपको धीरे धीरे 330 360 की ट्रेजेक्टरी में भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह की जो क्विक कॉमर्स के नंबर्स आए थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे इसके स्विगी दोनों के। तो देखिए लिस्टिंग गेन स्विगी को मिल गया, अच्छा मूव हो गया। अब जोमेटो के चलने की बारी है, लेकिन एक बार दोबारा गिरावट आएगी और हो सकता है आपको दोबारा 250 260 की जोन में खरीदारी का मौका मिले, तब खरीदिएगा। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा, आपको 330 350 360 तक के भाव मिलेंगे। जी, प्रतिमा भट्टाचार्य जी का सवाल है सर, अदानी पावर बाय कर सकती हैं क्या इन लेवल्स पर? तो देखिए हाँ जी, अडानी पावर को लेकर के देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर है कि अगर आप स्पेकुलेटिव हैं, थोड़ा सा आपके पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो जरूर आप अडानी पावर को बाय कीजिए। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे सेकेंड क्वार्टर के, नो डाउट। तो देखिए अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन सबके रिजल्ट अच्छे थे, बट जिस तरह का न्यूज फ्लो आया उसमें गिरावट हमें देखने को मिल गई। एक बेस बना है 435 के आसपास, बट बहुत कन्विंसिंग नहीं है। पिछले 3-4 सप्ताह का जो प्राइस एक्शन है, प्रिसाइजली 5-6 सप्ताह का जो प्राइस एक्शन है, बहुत कन्विंसिंग नहीं है। लोअर हाई लगातार हर वीक में बन रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी मत खरीदारी कीजिए, सस्टेन कर जाए कभी आपका 540 के ऊपर किसी भी सप्ताह में अच्छे से, तब आप बाइंग कीजिए। आपको 620 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड द एंट्री में अगर आप खरीदना चाहते हैं पावर सेक्टर में, तो मैं हमेशा कहता हूँ अडानी ग्रीन सीजी पावर को देखिए, हिटाची एनर्जी को देखिए, और जी सर। ये सब स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। जी शरद सर, चूंकि ये साल का आखिरी हफ्ता है और फ्राइडे आज बिल्कुल, तो काफ़ी दर्शक एक अच्छे मोड में जाना चाहेंगे। 2 ही ट्रेडिंग सेशन है उसके बाद इस साल के मंडे ट्यूसडे। तो सर मैं रैपिड फायर लेना चाहता हूं कि जितने जल्दी से जल्दी हम सवाल ले सकें, क्योंकि फिर हमें स्टॉक एक्सरे के लिए भी बढ़ना है। सर कोल इंडिया, ज्योति नाथ रंजन जी का सवाल है। कोल और जोमेटो IOCL, इन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट भेजी है सर, कोल इंडिया पर बता दीजिए फटाफट से। अभी देखिए गिरावट है, यही 380 का सपोर्ट है, 380 के निकल जाए एग्जिट कर जाइएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिए। जी, चंदन शर्मा जी साहब BSC के लिए पूछ रहे हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो देखिए अभी एक्युमुलेट मत कीजिए। 4990 के आसपास मिले या कोई गिरावट में कहीं आपको 4650 के आसपास मिले तो खरीदिएगा। जी, राम सिंह जी डेली पूछते हैं एम्फेसिस पर, सर इनको काफ़ी लॉस हो रहा है 2 साल के लिए, और पूछ रहे हैं कि कितना गिरेगा, बहुत लॉस हो रहा है इनको। एम्फेसिस की बात कर रहे हैं जी जी। साहब। जी तो देखिए एम्फेसिस परसिस्टेंट, मैं आपके पास एम्फेसिस परसिस्टेंट को 4 पोजीशन काटने की सलाह दी थी। देखिए यहाँ पर आप देखिए मुझे लगता है गिरावट है। 2830 का भाव आपको अभी कुछ दिन में मिल जाएगा। गिरावट में हो सकता है नीचे की तरफ आपको करीब 2750 तक का भाव मिले, वहां तक आप देखिएगा। उसके नीचे गिरे तो आप बेचिएगा, उस जोन पे जाके सस्टेन हो जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक है प्रदीप गुप्ता जी, वो गोपाल स्नैक्स के बारे में पूछ रहे हैं सर, एवरेज प्राइस इनका 415 के आसपास का है। जी तो देखिए इसको बहुत पहले ही आपको एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो आप ये मान के चले 373 के नीचे निकल करके क्लोज दे तो आप जरूर एक बार बेचिएगा। फिर आपको 350 347 के पास हो सकता है दोबारा एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। जी, रोहित पांडे जी पूछ रहे हैं सर, CDSL में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए CDSL में आपको एंट्री का मौका मिलेगा 722 के आसपास, 633 722 कोई भी स्विंग मिले बिल्कुल खरीदिएगा। आपको 2 या 2100 रुपए कम से कम और 2500 रुपए के टारगेट ऊपर की तरफ मिलेंगे। 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। जी, प्रसन्नजीत साहा जी पूछ रहे हैं सर, ADF फूड, इस पे क्या करें? 242 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। जी तो देखिए जो गिरावट है 270 रुपए तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। या तो ये 290 पे थमेगी, 293 या 268 पे थमेगी। तो जहां थमे वहां पर आप देखिएगा आपको कैसे कॉल लेना है। मुझे लगता है व्यू अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बार कहीं 290 के ऊपर दोबारा सस्टेनेंस दिखाए गिर गिर करके, तो आपको ऊपर 370 तक के टारगेट मिलेंगे। बट मुझे लगता है थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 क्वार्टर, करीब 4 महीने का समय दीजिए। ये रिजल्ट आने दीजिए इस क्वार्टर के। जी,
मनीष कुमार शॉ पूछ रहे हैं HAL पर सर 4637 की बाइंग है, क्या करना है इनको? जी, तो देखिए अभी आप होल्ड कीजिए 4,000 रुपए के आसपास, 3920 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस डालिए। जब तक वो ना आए पोजीशन होल्ड कीजिए। कंसोलिडेट करेगा, परेशान करेगा आपको तो कहीं और ध्यान दीजिए, इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। जी। शांतनु भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं ममता मशीनरी के सर IPO में शेयर मिल गए हैं, क्या होल्ड करूं? सर आज तो बहुत अच्छा लिस्ट हुआ है, 147% ऊपर। अभी मेरी प्रशांत जी से ही बात हो रही थी, सर आपका क्या व्यू है? जी, तो देखिए लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई है, तो लिस्टिंग को ध्यान में देखते हुए मुझे लगता है अभी इसको होल्ड कीजिए। जिस तरह की अभी लिस्टिंग है, लिस्टिंग पे ध्यान रखिएगा। कल किस तरह का, मंडे को किस तरह का मूव आता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हर दिन का डे लो, इसका स्टॉप लॉस होगा। आज का डे लो लगाएंगे तो बहुत लंबा नुकसान आपको होगा। 600 रुपए, 630, 5% ठीक है। 600 का स्टॉप लॉस पकड़िए, बने रहिए। मंडे को जैसे खुले जो भी डे लो बने वो हमेशा स्टॉप लॉस रखिए। जब डे लो कट जाए पोजीशन काट दीजिएगा। जी। नज़ीर अली साहब पूछ रहे हैं सर कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम, इसका भी एक लॉट इनको मिल गया है, क्या करें सर? 18% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट आज ही लिस्ट हुआ है, क्या करना है? एक सेकेंड, ये विवेक जी स्टॉक में नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने कवर भी नहीं किया है। अच्छा कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम स्पेलिंग बताइए विवेक जी, एक बार मैं स्पेलिंग्स की भूल गया जी, हूँ। CONCORD। आपकी जगह मुझे 1 मिनट लग गया जी। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह का इसके अंदर मूव है, स्टॉक अच्छा है। मैंने कवर भी किया था IPO पे, इसको ठीक ठाक है। 800 रुपए के आसपास इसका बेस है। मुझे लगता है कि 800 रुपए का ही स्टॉप लॉस से बने रहिए। 827 का भाव अब इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 800 के नीचे खिसक जाएगा तो बेच दीजिएगा। मंडे को कैसे खुलेगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं IPO जो आज खुले हैं उसमें ध्यान रखिएगा। आज या कल में उसमें ध्यान रखिएगा। डेलो के ऊपर ध्यान रखिएगा। डेलो के नीचे फिसल जाए तो पोजीशन काटिएगा। सभी ज्यादातर IPO एक अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर खुले थे, महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर खुले थे, तो उसमें फर्दर प्राइस मूव आता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो डेली पर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ठीक है। काफ़ी कुछ सवाल अभी भी मिल रहे हैं, मैं अब सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, लेकिन ये लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। सर रीना परमार जी बोल रही हैं कि प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए, शरद सर के लिए है। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर 124 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट रखना है इनको? बिल्कुल होल्ड कीजिए। ये बैंक निफ्टी में जो अभी दौर चल रहा है उसको निकल जाने दीजिए, ये निकल जाएगा। मान लीजिएगा एक इंटरेस्ट रेट कट के आसपास आने दीजिए बाजार को। बड़ा मुंह मिलेगा आपको, 130 140 का टारगेट आपको मिल जाएगा। बेस बना 112 के आसपास, बेचिएगा जब तक 112 के नीचे जा जाए मत बेचिएगा। नतीजे बहुत बढ़िया थे, अगले क्वार्टर के अंदर भी अच्छे आएंगे।